नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिमांशु जोशी जी की कहानी रथ चक्र। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए रथ चक्र। पीली पीली धूप निखरने लगी है। चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां पिघले सोने की तरह चमक रही हैं। धुंधलके के उस पार मैं कुछ खोज रहा हूं, पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। आज इतने लंबे अरसे बाद मैं फिर आया हूं यहाँ, उस जगह जिसे घर कहते हैं। यहाँ के कण कण में कितने ही बिंब प्रतिबिंब बनते बिगड़ते देखे हैं मैंने। शैशव की कितनी ही हर्ष विषाद मिश्रित स्मृतियां। पिताजी जब गुजरे हम छोटे थे। माँ का बिलख बिलख कर रोना, दीदी के कभी न थमने वाले आंसू, बाबा का कोरा कागज सा सफेद चेहरा आज भी अनायास याद आता है तो अजीब सिहरन सी होती है और मैं कांप कांप उठता हूँ। मैं तब मनु के बराबर था। देहरी के पास बैठी माँ चूड़ियां तोड़ रही थीं। बाबा पत्थर की तरह गुमसुम हो गए थे, एक भी शब्द बोल न पा रहे थे। दीदी मुझे गोदी में उठाए चुपचाप रो रही थीं, रोए जा रही थीं। पिताजी की अकाल मृत्यु ने बाबा को और भी बूढ़ा बना दिया था। हाथ पांव अब अधिक चल ना पाते थे। स्मृति भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी। बातें करते करते बहक उठते, बार बार बताने पर भी कोई बात जल्दी भूल जाते। जिनके पास दुकान का जितना उधार था उन सब ने ठेंगे दिखला दिए थे। रिश्तेदारों ने मदद देना तो अलग रहा, पिताजी की आकस्मिक मौत का पूरा पूरा फायदा उठा लिया था। दोबारा अपनी रकमें वसूल करने से भी वे चूके न थे। किसी पड़ोसी दुकानदार ने ग्राहक तोड़ लिए थे, किसी ने अपने बगल की हमारी जमीन दबा ली थी। घर बाहर के सभी लोग जैसे हमें नोचने के लिए उठ खड़े हो गए थे। संकट की ऐसी घड़ी में कोई भी तो नहीं दिखता था अपना। किसी से कुछ कहा नहीं कि लोग हाथापाई करने पर उतारू हो जाते। बाबा बूढ़े थे, हम छोटे। एक दिन बड़े भैया को बाबा ने बुलाया। पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। शाम को हम खेत से लौट रहे थे कि भैया बोले, जित्तू मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊं तो तू घर का काम देख लेगा। मेरी समझ में बात आई नहीं। भैया पढ़ने जाएं यह ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या संभालना है, कैसे? तू सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। देखना बाबा बूढ़े हो गए, इतना बड़ा कारोबार है, दुकान में उनसे अधिक काम हो नहीं पाता। मुनीम रखते हैं लेकिन वे भी लूट खसोट करने में कसर नहीं रखते। तू स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना, कभी किसी काम में मदद कर देना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। बड़े भैया का स्वर भीग आया था। वह उसी बहाव में आगे बोले, ऐसा कोई भी तो नहीं दिखता जिसकी हम सहायता ले सकें। हमें खाता पीता देखकर सब जलते हैं। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना। बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढ़ूं। लोग यह ना कह सकें कि पिताजी के गुजरते ही सारा कारोबार चौपट हो गया। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाना चाहते थे वैसे ही सब चलें। बाबा का दिल नहीं दुखाना। मैं खूब मेहनत करूंगा, तू भी पढ़ने में मेहनत कर। बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख। छुट्टियां मिलते ही मैं भी घर आ जाया करूंगा। बड़े भैया सचमुच एक दिन चलने लगे। घोड़े पर उनका सामान लादा गया। पुल पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता था पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया है। फिर काम में डूब गए थे बाबा। न दिन देखते न रात, कहीं कुछ भी कमी न आने दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियां जो भी घर आती
बाबा उन्हें उसी तरह देते जिस तरह पिताजी दिया करते थे। पाठशाला और अस्पताल के चंदों में अब भी उतनी ही रकमें दी जाती जितनी पहले दी जाती थी। लगभग साल भर बाद बड़े भैया का रिजल्ट आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। कॉलेज भर में पहली पोजीशन थी उनकी, वजीफा भी मिलने लगा था। मैं स्कूल जाता, घर का, दुकान का, खेतों का काम भी देखता, खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया। कभी एक पैसा भी फिजूल खर्चते मुझे किसी ने नहीं देखा था। बांस की खूंट पर बांस ही उगेगा। नरेंद्र गुजर गया तो क्या हुआ? 2 बच्चे होनहार निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी, बाबा जब तक दोहराते रहते। पास पड़ोस के लोगों ने बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे। बाबा ने भी खेतों में पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवा दिए थे। दुकान की मरम्मत करवाई, गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बनवा दिया था। बड़े भैया छुट्टियों में उन दिनों घर आए हुए थे। शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। अरे, इनके फलने फूलने तक मैं जिंदा ना भी रहूं, बच्चे तो खाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। आंगन के आगे लगे माल्टा के पौधे वही लाया था चौबटिया से। धीरे धीरे पौधे बढ़ने लगे, फूलने लगे, फलने लगे। इस बीच कितना कुछ नहीं हो गया था। बड़े भैया मिलिट्री में चले गए। बहुत अच्छा ओहदा उन्हें मिल गया। मैंने दिल्ली में ही नौकरी कर ली। बाबा भी बहुत बरस हुए चल बसे। घर में केवल मां रह गई अकेली। पिछली बार घर आया तो बाबा का धूल और धुएं से ढका फोटो साफ करके मैंने देवताओं के पास रख दिया था। तुम अकेली क्यों रहती हो मां? मैंने पूछा तो मां बोली, तो कहाँ जाऊं, तपन का कोई भरोसा नहीं, आज यहां तो कल वहां। तू शादी करता नहीं। मुझे तो ये डांडे पहाड़ ही अच्छे लगते हैं। जिंदगी के कुछ दिन और रह गए हैं, वे भी बीत जाएंगे। मां, तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो जो तुम्हारी खूब सेवा कर सके। अगली बार घर आऊंगा तो तुम्हें निराश ना करूंगा। भैया को भी तब छुट्टी मिल जाएगी। कहकर मैं चला गया। बड़े भैया ने मिलिट्री में ही काम कर रहे अपने किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली थी। भाभी केरल की थी। पहाड़ों की जिंदगी क्या होती है उन्हें पता ना था। एक बार अम्मा उनके साथ कुछ महीने बिताने के लिए गईं, लेकिन थोड़े दिनों में ही लौट आईं। वहां की जिंदगी उन्हें रास ना आ पाई। मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीनों बाद मां का लिखवाया पत्र मिला था। तेरे लिए बहू ढूंढ ली है, तपन को लिख दिया है, वह भी आएगा। चैत में शादी होगी। चैत से पहले ही देश की स्थिति बिगड़ने लगी। पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया था। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, जैसोर की तरफ कहीं। युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने आए थे। एक दिन मेरे साथ रहे। उस सारी रात वह सो ना पाए। घर की, बाहर की, पता नहीं कहां कहां की बातें करते रहे। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदे गए। अपने हाथ की कीमती घड़ी उतार कर मुझे दे गए। भाभी और बच्चों से जानबूझकर न मिले। बोले, इससे दिल कमजोर हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा। त्रिवेंद्रम से जब तक भाभी यहां पहुंची वह कलकत्ता के लिए रवाना हो चुके थे। रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने गया तो भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे। जीतू, तू बहुत कमजोर है, अपना ध्यान रखना। लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे। 1-2 महीने आराम से घर पर बिताएंगे। बंगला नुमा नया घर बनवाएंगे। ट्रेन जब चलने लगी भैया के चेहरे पर अजीब सा भाव था। घमासान युद्ध की खबरें आती। भारतीय सेनाएं मुक्त वाहिनी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी, पर मेरी आंखों की नींद न जाने कहां खो गई थी। तभी एक रात तार मिला। लिखा था, मेजर तपन कुमार जैसोर के मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। यह वज्रपात असह्य था हम लोगों के लिए। मां पागलों की तरह दिन रात रोती रहती। मैं घर आया तो भाभी साथ थी और बच्चे भी। तप्पी ने तो अब आने को लिखा था।
चैत में लगन तय किया था। माँ सुबक सुबक कर रोने लगी। तुम्हें बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए। लो, भाभी आ गई। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश करनी है। भैया चल बसे तो क्या हुआ, हम तो हैं। साल 2 साल बाद फिर लगन ढूंढ लेना। कहीं भागा तो नहीं जा रहा विवाह। माँ चुप हो गई। अपनी होने वाली चांद सी बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी भी न किया। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा दिख रहा है सामने। वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं जिन्हें बाबा ने लगाया था। 3-4 साल पहले बड़े भैया भी छुट्टियों में घर आए थे। कुछ पेड़ वह लगा गए थे जो अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए हैं। कुछ दूर गड्ढे और चमक रहे हैं जिन्हें अम्मा ने जाड़ों में खुदवाया था, जिन पर पौधे अब मुझे लगाने हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।